फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कहानी पे आता हूँ और बाकी डिटेल्स आपको कहानी के बाद बता दूंगा। तो ना बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हमें ये दिखाया जाता है हेक्टर नाम का एक आदमी अपनी वाइफ क्लेरा के साथ रहता है। ये दोनों घर को रेनोवेट कर रहे होते हैं। उसी दौरान हेक्टर को अनजान नंबर से फोन आता है, पर दूसरी तरफ कोई उसे जवाब नहीं देता। इसलिए हेक्टर फिर से कॉल करता है, लेकिन तभी क्लेरा आ जाती है, वो भी अचानक ही, जिससे हेक्टर चौंक जाता है और उसका फोन हाथ से गिर जाता है। शाम को हेक्टर अपने बाइनोकुलर से आसपास की चीजें देख रहा होता है। तभी उसकी नजर जंगल की तरफ पड़ती है जहाँ पर कोई होता है। ये एक लड़की होती है जो अजीब तरह से वहाँ पर खड़ी होती है, लेकिन तभी ये लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है। हेक्टर ये सब देख ही रहा होता है, तभी क्लेरा यहाँ आ जाती है, जिससे हेक्टर का ध्यान वहाँ से भटक जाता है। क्लेरा उससे कहने आई होती है कि वो मार्केट जा रही है। अब क्लेरा के जाते ही हेक्टर फिर उस जंगल की तरफ देखने लगता है, पर अब वो लड़की वहाँ नहीं होती, लेकिन कुछ कपड़े वहाँ पर पड़े होते हैं जो कि डेफिनेटली उसी के हैं। अब वहाँ पर क्या चल रहा है ये जानने के लिए हेक्टर उस जगह जाने लगता है और रास्ते में वो देखता है किसी ने डस्टबिन को गिरा दिया होता है। साथ ही वहाँ किसी की साइकिल भी पड़ी होती है। खैर, इसे इग्नोर कर वो जंगल में चला जाता है। पहले तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी वो लड़की नजर आती है, जिसे देखते हुए वो ढलान से नीचे गिर जाता है। खुद को संभाल हेक्टर उसके पास जाता है, पर वो देखता है कि इस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। साथ ही ये बेहोश पड़ी होती है। हेक्टर देखता है कि आसपास कोई नहीं है, इसीलिए वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उस पर वार करता है और एक कैंची उसके हाथ में घुसा देता है। हेक्टर इतना डर जाता है कि वो पीछे भी नहीं देखता और बस भागने लगता है और एक पेड़ के पास जाकर छुप जाता है। उसे लगता है जिसने उस पर अटैक किया है वो उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए बाइनोकुलर से वो उस आदमी को ढूंढने लगता है और उसे देख भी लेता है। पर हम देख पाते हैं उस इंसान को पहले ही पता होता है कि हेक्टर कहाँ और किस पेड़ के पास छुपा है। हम देखते हैं इस चीज से तो हेक्टर और भी डर जाता है और तुरंत ही वहां से भाग जाता है और भागते भागते उसे एक घर दिखता है। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसके चारों तरफ जालियां लगी होती है। हेक्टर इस जाली पर चढ़ने लगता है, पर ये जाली टूट जाती है, जिससे ये नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। होश में आते ही वो देखता है सूरज ढल चुका है और अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। इसीलिए हेक्टर तुरंत उस घर में चला जाता है और सबसे पहले अपने जख्मों का इलाज करता है जहाँ उस आदमी ने कैंची से वार किया था। हेक्टर को इस घर में कोई नहीं मिलता, तभी उसे गेट पर ड्राइंग बनी हुई दिखती है। हेक्टर इसके अंदर चला जाता है और सीधा बेसमेंट में पहुंच जाता है। बेसमेंट में उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। जब वो उसे यूज करता है तो उसे एक इंसान की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि आखिर तुम्हें ये वॉकी टॉकी कहाँ से मिला। हेक्टर उसे सब सच बता देता है कि कैसे वो यहाँ पर पहुंचा और एक खूनी उसके पीछे पड़ा है। हेक्टर उससे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर पुलिस को बुला लो। वो इंसान कहता है कि यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन डरो नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो आदमी फिर से हेक्टर को कांटेक्ट करता है और पूछता है कि क्या उस खूनी के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। हेक्टर कहता है हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए मैं उसे देख पा रहा हूँ और वो तुम्हारी बिल्डिंग की तरफ ही जा रहा है। अब ये सुन हेक्टर घबराने लगता है। वो आदमी कहता है कि तुम तुरंत ही दूसरी बिल्डिंग में चले आओ जहाँ इस वक्त मैं हूँ और यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। हेक्टर वहाँ पर जाने लगता है, पर बाहर काफी अंधेरा होता है, लेकिन वो कैसे भी हिम्मत जुटाकर उस आदमी तक पहुँच जाता है और हम यहाँ जान पाते हैं कि ये आदमी एक साइंटिस्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो खूनी भी यहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे हेक्टर डर जाता है। साइंटिस्ट कहता है कि तुम इस मशीन में छुप सकते हो। हेक्टर बिना सोचे उस मशीन में चला जाता है। इस मशीन में काफी सारा पानी भरा होता है। साइंटिस्ट ने कहा था कि वो भी इसके अंदर आएगा, पर बजाय अंदर आने के वो मशीन के ढक्कन को ही बंद कर देता है, जिसके कारण हेक्टर पानी में डूब जाता है। लेकिन फिर तुरंत ही साइंटिस्ट उस मशीन को खोल देता है। मशीन से बाहर आते ही हेक्टर नोटिस करता है अभी तो बाहर अंधेरा था तो उजाला कैसे हो गया। इससे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि साइंटिस्ट हेक्टर से पूछता है कि तुम कौन हो, और ये सुन हेक्टर का दिमाग भी हिल जाता है क्योंकि वो कहता है कि तुमने ही तो मुझे अभी इस मशीन में डाला था। इस चीज से साइंटिस्ट भी हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी मशीन काम करती है और यहाँ में समझ आता है कि ये मशीन दरअसल एक टाइम मशीन है। हेक्टर बाइनोकुलर से अपने घर को देखता है जहाँ पर क्लेरा भी होती है, लेकिन इसके बाद जो उसे दिखता है उसे देख वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुद को ही वहाँ पर देख पा रहा है, यानी कि इस वक्त हमें दो हेक्टर दिख रहे हैं। जब साइंटिस्ट ये देखता है तो उससे सब समझ आ जाता है।
और हेक्टर को वो समझाता है कि दरअसल तुमने टाइम ट्रेवल किया है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अब से हम यहाँ पर इस वाले हेक्टर को जो कि साइंटिस्ट के साथ है उसे हेक्टर 2 बुलाएंगे, और वो हेक्टर जो इस वक्त अपने घर पर है उसे हम हेक्टर 1 बुलाएंगे। खैर, हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो बार बार अपने पीछे किसी को देख रहा होता है, साथ ही थोड़ा डरा भी होता है। यहाँ हेक्टर 2 सीधा घर जाने लगता है, पर साइंटिस्ट उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल किया है, जिससे उसका दूसरा वर्जन यानी कि हेक्टर 1 अभी भी यहाँ मौजूद है, और अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो इससे तुम्हारे अस्तित्व को ही खतरा पे हो सकता है। और वो ऐसे कि हेक्टर 1 के साथ वही चीज होनी चाहिए जो हेक्टर 2 के साथ हुई है। साधारण भाषा में हेक्टर 1 का साइंटिस्ट से मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर वो साइंटिस्ट से नहीं मिला तो वो कभी टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएगा, जिससे हेक्टर 2 का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये बात साइंटिस्ट हेक्टर 2 को समझा देता है और कोई भी गड़बड़ ना करने के लिए कहता है। ये सब वो उसे एक ड्राइंग के जरिए भी समझा रहा होता है, और इस ड्राइंग को हेक्टर 2 ने टाइम ट्रेवल करने से पहले उसी साइंटिस्ट के घर में देखा था ना। अब चीजें आपको समझ आ रही होंगी। इस फिल्म में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें नोटिस करने वाली है, तो आप ध्यान से इस कहानी को सुनते रहना। तो हेक्टर 2 को यहाँ छोड़ साइंटिस्ट उस मशीन को सेटअप करने चला जाता है, क्योंकि हेक्टर 1 वहाँ पर आएगा। वहीं हेक्टर 2 खुद को रोक नहीं पाता और अपने घर पर कॉल कर देता है, और कॉल उठाता है हेक्टर 1, पर अपनी आवाज सुन वो चौंक जाता है और बिना कुछ बोले फोन रख देता है। इससे हमें वो सीन याद आता है जब हेक्टर 2 को फोन आया था, लेकिन किसी ने दूसरी साइड से जवाब नहीं दिया था, क्योंकि दूसरी साइड खुद हेक्टर ही था। यह हेक्टर 2 को क्लियर हो जाता है कि साइंटिस्ट सही कह रहा है, इसीलिए सब कुछ सही से होए ये देखने के लिए वो जंगल की तरफ निकल जाता है, वो भी साइंटिस्ट की कार लेकर। रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो कि साइकिल से जा रही होती है, और दरअसल ये वही लड़की होती है जिसे जंगल में उसने देखा था। हेक्टर 2 गाड़ी रोक सोचने लगता है कि इसे तो उसने इस वक्त जंगल में देखा था और इस लड़की को तो इस वक्त वहीं पर होना चाहिए, तो आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। हेक्टर 2 ये सोच ही रहा होता है, तभी कोई उसी गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है, और इससे उसे काफी चोट आती है, और ज्यादा चोट आई होती है उसके सर पर, और काफी खून बह जाता है। खुद को संभाल हेक्टर अपने हाथ पर बंधी पट्टी निकालकर अपने सर पर बांध लेता है, और फिर खुद को आईने में देख चौंक जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी आदमी की तरह दिख रहा होता है जिसने जंगल में उस पर अटैक किया था। इसका मतलब कि जिसने उस पर अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि हेक्टर ही था। अब हेक्टर ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। दरअसल उसने हेक्टर का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया होता है। वो हेक्टर 2 की हेल्प करती है, साथ ही अपनी कैंची निकाल उसकी पट्टी को भी ठीक कर देती है। कैंची देख हेक्टर 2 हैरान हो जाता है, क्योंकि जंगल में उस पर जिस कैंची से वार हुआ था ये तो बिल्कुल वही है, और चीजें जिस हिसाब से हो रही है उसे अब सब कुछ समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो लड़की मदद के लिए वहाँ से जाने लगती है, पर हेक्टर उसे रोक लेता है, साथ ही वो उसकी कैंची भी छुपके से ले लेता है, और उस लड़की को अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहता है, ये कहकर कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसे उसे देखना चाहिए। लड़की को कुछ समझ नहीं आता, पर क्योंकि वो घायल होता है तो वो उसके साथ चली जाती है, और अपनी साइकिल को वहीं रख देती है जहाँ पर डस्टबिन गिरा होता है। और ये देख आपको वो सीन याद आया होगा जब हेक्टर 2 पहली बार इस जगह आया था और उसे यहाँ पर साइकिल पड़ी हुई दिखी थी। लिटरली क्लेवर राइटिंग है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया है। खैर, जब ये जंगल में जा रहे होते हैं तो बार बार ये उसे सवाल पूछ रही होती है कि आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन हेक्टर 2 कुछ भी जवाब नहीं देता, इसलिए इस लड़की को कुछ ठीक नहीं लगता। उसको कंफर्म हो जाता है कि उसने गलती कर दी है यहाँ आकर, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है, और हेक्टर 2 उसका पीछा करता है और उसे पकड़ भी लेता है। पकड़कर वो उसे उसी जगह ले जाता है जहाँ पर उसने बाइनोकुलर से उसे देखा था। हेक्टर 2 अपने बाइनोकुलर से देखता है कि हेक्टर 1 यहीं पर देख रहा है, यानी कि यही सही टाइम है। वो लड़की को अपनी टी शर्ट उतारने के लिए कहता है, और मजबूरन उस लड़की को वैसा ही करना पड़ता है। इसके बाद हेक्टर 2 पैंट उतारने के लिए कहता है, और इसका कारण यह है कि जब हेक्टर 1 ने जब उसे पहली बार टी शर्ट उतारते हुए देखा था तब क्लेरा वहां आ गई थी, और क्लेरा के जाने के बाद हेक्टर को वहां पर उसकी यही पैंट देखी थी। हेक्टर 2 कहता है कि मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करती रहो। वो वैसा ही करती है, लेकिन उसके बाद वो अचानक ही उस पर अटैक कर वहां से भाग जाती है। हेक्टर 2 सबसे पहले उसकी पैंट को सही जगह रख देता है ताकि हेक्टर 1 इसे देख सके, और फिर उसका पीछा करता है। पीछा करते दौरान ये दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। पर हेक्टर 2 खुद को संभाल इस लड़की को उसी जगह ले आता है और उसकी बॉडी को वहीं पर रख देता है, साथ ही उसके सारे कपड़े भी उतार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर यहाँ पर पहुंच जाता है। हेक्टर 2 वैसा ही करता है
जैसा उसके साथ हुआ था। वो हेक्टर 1 पर अटैक कर देता है, जिससे हेक्टर 1 वहां से भाग जाता है और उसके बाद हेक्टर 2 उसका पीछा करता है। वो जानता है कि हेक्टर 1 किस पेड़ के पीछे छुपा है। हेक्टर 2 के वहां से भाग जाने पर वो चैन से वहां बैठता है, पर तभी उसे उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वहां जाने पर वो देखता है कि वो लड़की भाग गई है, इसलिए वो उसको ढूंढने लगता है और उसे एक लॉकेट मिलता है जहाँ हेक्टर का घर भी होता है। इसका मतलब कि वो जरूर इसी के घर में गई होगी। हेक्टर 2 अपने घर पर पहुंच जाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी वो लड़की कुछ सामान उस पर फेंक देती है, जिससे हेक्टर 2 नीचे गिर जाता है। लेकिन हेक्टर 2 फिर से ऊपर आता है, पर उस लड़की ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया होता है। हेक्टर दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और वो देखता है कि वो खिड़की से बाहर भाग गई है, इसलिए वो भी बाहर चला जाता है। खिड़की के बाहर जाने पर उसे एक सीढ़ी दिखती है। उसे लगता है कि वो नीचे भाग गई, पर तभी घर के अंदर से किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो फिर अंदर चला जाता है और उसका पीछा करता है। वो लड़की छत पर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इससे पहले वो चढ़ पाती हेक्टर 2 उसका पैर पकड़ लेता है और खींचने लगता है। खींचने की वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर जब वो उसकी बॉडी देखता है तो उसकी आंखें ही फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये उसकी वाइफ क्लेरा होती है। यानी कि जो उससे डर रही थी वो लड़की नहीं बल्कि उसकी वाइफ क्लेरा थी। क्लेरा की मौत से हेक्टर 2 को सदमा सा लग जाता है। तभी वॉकी टॉकी पे हेक्टर 1 की उसे आवाज सुनाई देती है, जो उस साइंटिस्ट से हेल्प मांग रहा होता है। इसका मतलब कि हेक्टर 1 उस साइंटिस्ट के घर तक पहुंच गया है। हेक्टर 2 साइंटिस्ट से बात करता है और उसे समझाता है कि दरअसल वह खूनी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और तुम्हें आगे क्या करना है तुम जानते ही हो। उसे तुम अपने पास बुलाओ और कुछ ही देर में मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। जब हेक्टर 1 साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है तो हेक्टर 2 भी वहाँ पर पहुंचकर हेक्टर 1 को खिड़की से देख डरा देता है, जिससे डर हेक्टर 1 उस मशीन में चला जाता है और ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ देर बाद साइंटिस्ट बाहर आता है। वो कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए अब हम घर चलते हैं और तुम पर थोड़े टेस्ट करते हैं, क्योंकि तुम वो पहले इंसान हो जिसने टाइम ट्रेवल किया है। पर वहीं हेक्टर 2 साइंटिस्ट की लैब में चला जाता है और उस मशीन को यूज करने लगता है। दरअसल हेक्टर 2 फिर से टाइम ट्रेवल करके क्लेरा की जान बचाना चाहता है। पर वहीं हम साइंटिस्ट को देखते हैं जिसकी जेब में एक बैटरी होती है, जो कि डेफिनेटली उस टाइम ट्रेवलिंग मशीन की है, और वो उसे वहीं कहीं फेंक देता है और हेक्टर 2 को मना करता है कि उसकी मशीन अब काम नहीं करेगी क्योंकि सारी एनर्जी खत्म हो गई है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये साइंटिस्ट हेक्टर 2 से झूठ बोल रहा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि आखिर वो उसे टाइम ट्रेवल करने से क्यों रोक रहा है। पर अंदर जब हेक्टर 2 की नजर मशीन की बैटरीज वाले हिस्से पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि यहाँ से कुछ न कुछ गायब है। वो साइंटिस्ट से पूछता है इस बारे में, लेकिन साइंटिस्ट बताने से मना कर देता है। पर जब हेक्टर 2 उससे जबरदस्ती करता है तो वो उसे बता देता है। वो कहता है कि मैंने उस बैटरीज को बाहर फेंक दी है। ये दोनों बैटरीज को ढूंढने चले आते हैं और इसी दौरान हेक्टर 2 एक चीज नोटिस करता है कि साइंटिस्ट को कैसे पता था कि ये मशीन में फिर से यूज करने वाला हूँ, और यही चीज वो उससे पूछता है। हालांकि साइंटिस्ट फिर से आनाकानी करने लगता है, लेकिन उसे सब बताना पड़ता है, जिसे सुन आप चौंक जाओगे। वो कहता है कि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि हेक्टर 3 तुमसे भी पहले टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया था और उसी ने मुझे ये सब बताया है। उसने कहा था कि तुम यानी कि हेक्टर 2 यहाँ पर आएगा और मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और तुम्हें उसे रोकना होगा ना। यहाँ पर आप और हम यही समझ रहे होते हैं कि हेक्टर 2 वो इंसान है, यानी कि वो हेक्टर है जिसने सबसे पहले टाइम ट्रेवल किया है। साइंटिस्ट एक बात समझ जाता है कि जब तक हेक्टर 2 टाइम ट्रेवल नहीं करता तब तक वो हेक्टर 3 कैसे बनेगा, इसलिए बैटरी ढूंढकर हेक्टर 2 टाइम ट्रेवल कर लेता है। हम देखते हैं अब जो हेक्टर बाहर आता है जाने की हेक्टर 3 वो काफी कॉन्फिडेंट होता है। अब क्योंकि इस टाइम के साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता होता तो हेक्टर 3 उसे बताता है कि कुछ ही देर बाद उसका सेकंड वर्जन यानी कि हेक्टर 2 यहाँ पर आएगा और तुम्हें उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना और ऐसे नाटक करना है कि जैसे कि वो पहले यहाँ पर आया है। साथ ही तुम्हें उसकी मदद भी करनी है ताकि वो हेक्टर 1 को टाइम ट्रेवल करवा सके। खैर हेक्टर 2 के जाने के बाद साइंटिस्ट वैसा ही करने लगता है जैसा हेक्टर 3 ने उसे करने के लिए कहा था। इसके बाद वैसा ही होने लगता है, हेक्टर 2 वही हरकतें करने लगता है। पर हम ये देखते हैं कि हेक्टर 3 उसका एक वैन से पीछा करता है और हेक्टर 3 की कार को ठोक देता है। इससे उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क पर पड़े डस्टबिन को ठोकते हुए जंगल में जाकर गिर जाता है, यानी कि उसकी वैन पलट जाती है, जिससे हेक्टर 3 भी काफी घायल हो जाता है। यहाँ में दो चीजें क्लियर होती है, एक वो डस्टबिन सड़क पर किसने गिराया था, साथ ही हेक्टर 2 की कार को किसने ठोका था। एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरी मूवी में लग रहा था कि ये मशीन साइंटिस्ट ने पर्सनली बनाई है,
पर ऐसा नहीं है। दरअसल इसे किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है जिसके लिए साइंटिस्ट काम करता है। ये मशीन अभी भी बस एक प्रोटोटाइप ही थी जिसे अगले 6 महीने बाद यूज किया जाना था, लेकिन इस साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी के चलते उसने इस मशीन को ऑन कर दिया और बाकी सब आप जानते हो उसके बाद क्या क्या होने लगा। खैर कहानी में वापस आए तो हेक्टर 3 जंगल में चला जाता है जहाँ उसे वही लड़की मिलती है और हेक्टर 3 को देख उसकी चीखें निकल जाती है। नाउ आपको आइडिया आ गया होगा कि जब हेक्टर 2 ने खुद को यानी कि हेक्टर 1 को डराया था तो उसके बाद उसे उसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी थी। तो इसका कारण क्या है वो हमें पता चल गया। हम देखते हैं हेक्टर 3 लड़की को झूठ बोलता है कि वो आदमी उसके भी पीछे पड़ा है और उसी ने मेरी ऐसी हालत की है। ये लड़की हेक्टर 3 की मदद करती है और उसे घर में ले जाती है जो कि हेक्टर का ही होता है। हेक्टर 3 को बेसमेंट में बिठाकर वो फर्स्ट एड वगैरह ढूंढने चली जाती है, जिसके तुरंत ही बाद यहाँ पर क्लेरा आती है जो कि काफी डरी होती है। वो हेक्टर 3 को बताती है कि कोई जबरदस्ती उनके घर में घुस आया है और ये कौन है आप जानते ही हो। हेक्टर 3 क्लेरा को शांत करके उसे एक जगह छुपा देता है और कहता है कि जब तक मैं खुद ना हूं तब तक बाहर मत आना। हेक्टर 3 वहीं पर रखी सीढ़ी को खड़ा कर देता है ताकि हेक्टर 2 की नजर इस पर पड़ सके और ये वही सीन होता है जब हेक्टर 2 खिड़की से बाहर आता है और उसे एक सीढ़ी दिखती है और उसे लगा था कि इसी सीढ़ी से वो लड़की नीचे भाग गई है। खैर हेक्टर 3 इसके बाद उस लड़की के पास चला जाता है और ये वही सीन होता है जब हेक्टर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेक्टर 3 एक सामान उसके ऊपर फेंक देता है क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त वो सीढ़ी से ही ऊपर आ रहा होगा। हमें लगा था कि ये काम उस लड़की ने किया है, लेकिन असल में ये काम हेक्टर 3 ने किया है। हेक्टर 3 इस लड़की के पास आता है और उसके बाल काट उसे एक लाल कलर का कोट दे देता है जो कि उसकी वाइफ क्लेरा का होता है और यहाँ वो उसका पूरा मेक ओवर कर देता है और उसे अपनी वाइफ की तरह बना देता है और उसे भागने के लिए कहता है, जिससे हेक्टर 2 उसके पीछे पड़ जाता है और आगे क्या होगा आप जानते ही हो। वो छत से गिरकर मर जाती है जिसे हेक्टर 2 क्लेरा समझ लेता है। खैर हेक्टर 2 के जाने के बाद हेक्टर 3 क्लेरा के साथ अपने लॉन में बैठ जाता है और इसी के साथ ये कहानी एंड होती है। हमें इस फिल्म में ये नहीं दिखाया गया कि आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई, आखिर कैसे हेक्टर इस टाइम लूप में फंस गया, लेकिन इसके बारे में मैंने रिसर्च करी और उसके हिसाब से ही मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये कहानी बिल्कुल सेम ही है, बस वो खूनी जो जंगल में होता है वो हेक्टर नहीं बल्कि कोई दूसरा इंसान होता है जो उस लड़की के पीछे पड़ा था। वो लड़की को अकेला देख जबरदस्ती उसे जंगल में ले जाता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। इसी दौरान हेक्टर ने इसी लड़की को बिना कपड़े के जंगल में देखा था, जिसके बाद ही वो जंगल में चला आया। अब किसी की आने की आवाज सुनिए रेपिस्ट छुप जाता है और यहाँ पर आता है हेक्टर, जिस पर ये रेपिस्ट अटैक कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन हेक्टर यहाँ से बचकर भाग जाता है। ये रेपिस्ट उसका पीछा भी करता है पर एक टाइम पर वो उसका पीछा करना छोड़कर इस लड़की के पास वापस आता है और इसे मारकर इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता है ताकि किसी को ना पता चल पाए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। वहीं हेक्टर पहुंच जाता है उस साइंटिस्ट के पास और उसे सब कुछ बताता है और ये देख कि बाहर खूनी भी है। साइंटिस्ट हेक्टर को मशीन में छुपा देता है और मशीन को ऑन कर देता है और साइंटिस्ट ने ये जानबूझकर किया होता है क्योंकि वो इस मशीन को टेस्ट करना चाहता था। उसका मानना है कि अगर ये मशीन काम करती है तो हेक्टर पास्ट में पहुंच जाएगा और पास्ट में पहुंचकर वो उस खूनी को मार देगा। यहाँ साइंटिस्ट सही भी होता है क्योंकि हेक्टर वही करता है। साइंटिस्ट की गाड़ी लेकर उस जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ वो लड़की होती है जिसे वो रेपिस्ट जंगल में ले जा रहा होता है। हेक्टर ये देख लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है जिसमें इन दोनों की फाइट होती है और हेक्टर बुरी तरह घायल हो जाता है। पर तभी उसे साइंटिस्ट की बातें याद आती है कि अगर टाइम से छेड़छाड़ की तो तुम भी खत्म हो सकते हो। अब क्योंकि वो जानता है कि ये खूनी था जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया था, क्योंकि वो इस लड़की को जबरदस्ती उस जंगल में ले गया था, तो हेक्टर फैसला करता है कि अब वो वही करेगा जो इस खूनी ने किया था और यहीं से ये चीजें चेंज होती है। तो ये थी इसकी एक ओरिजिन स्टोरी। नाउ बात करते हैं अब इसकी थोड़ी एंडिंग के ऊपर, आखिर एंड में क्या हुआ था। तो इसका जवाब है कि हेक्टर 3 जानता है कि ये सब एक टाइम लूप में हो रहा है और उसका मेन मकसद तो उसकी वाइफ को बचाना था जो कि एक्चुअल में मरी भी नहीं थी। हेक्टर 3 की टाइमलाइन के हिसाब से हेक्टर 1 जो जा चुका है यानी कि टाइम ट्रेवल कर चुका है, हेक्टर 2 जो टाइम ट्रेवल करने वाला है क्योंकि इसी के बाद ही वहाँ से हेक्टर 2 भाग जाता है और अब हेक्टर 3 ही बचा है। मतलब कि इस टाइमलाइन में सिर्फ एक ही हेक्टर रह गया और इस तरह से ये कहानी एंड होती है। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो।